हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो भी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। और जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका सीबीटी 1 है वहां पर जो जनरल साइंस पूछी जाती है उससे कितना डिफर है या फिर जो आपका कंटेंट है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, क्वेश्चंस की वैरायटी के अंदर कितना डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है उसका एक टॉपिक अपन लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो अपन कवर करते हैं ताकि आपको पता लगेगा कि सीबीटी 1 के अंदर आपका जो साइंस है उससे डिफरेंस क्या है और किस लेवल पर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एक टॉपिक लेते हैं। चलिए, अपना जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो आरआरबी एएलपी का आपका सीबीटी 2 का एग्जाम रहेगा, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जिनका एग्जाम है उनका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो सेक्शन है जिसके अंदर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन से एक जो अपना टॉपिक कवर करते हैं दैट इज मास, वेट और डेंसिटी। मास, वेट और डेंसिटी, इस टॉपिक को आप, बहुत ही अननोन टॉपिक आपके लिए नहीं है, काफी बार आपने पढ़ा होगा मास, वेट और डेंसिटी, मतलब फ्रीक्वेंट वे के अंदर मैकेनिकल में आप पढ़ते हो। लेकिन यहां पर हाईलाइटेड एरिया कौन सा है जहां से आरआरबी एएलपी के अंदर आपको सीबीटी 2 के अंदर पूछा जाता है उसको एनालिसिस करना और उनको टॉपिक्स को अपन वन बाय वन कवर करते हैं। थ्योरेटिकल मैटर को आप मास और वेट के अंदर सबसे पहले कंपैरिजन वे के अंदर स्टडी करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, उसके बाद में डेंसिटी को समझेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको उनको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी साथ के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं मास और वेट को एज ए कंपैरिजन वे के अंदर स्टार्ट करता हूं। देखना, आप वन बाय वन टॉपिक को समझने की कोशिश करना। मास और वेट किस वे के अंदर क्वेश्चन डिजाइन करता है सीबीटी 2 के अंदर वो भी समझना है आपको। तो सबसे पहले मास और वेट दोनों को कंपैरिजन वे के अंदर समझाता हूं आपको। सबसे पहले मास की अगर हम बात करें तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है जो सब्सटेंस रखता है, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर सब्सटेंस के अंदर कितना है, दैट इज द मास। वेट क्या है? वेट का कंपैरिजन स्टडी सबसे पहले मास के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में ये डिफर किस वे के अंदर करता है उसके लिए पढ़ेंगे अपन। मास अपने आप के अंदर किसी भी आप जगह पर चले जाओ हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। क्या, कैसी राशि है ये? अपने आप के अंदर स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोजीशन एल्टीट्यूड हो, किसी भी लैटिट्यूड पर हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम रहता है क्या? बिल्कुल। ये किसी भी प्लेस पर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इंडिपेंडेंट है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन मतलब स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अमाउंट ऑफ मैटर है वो हर जगह पर सेम बना हुआ रहता है, कहीं पर भी चले जाओ आप, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एनीवेयर। ठीक है, क्या ये जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हम बोलकर चलेंगे मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, मास के लिए अगर बोलने जाए अपन कि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसके मात्रक कैसे होंगे? आप एसआई मात्रक के एमकेएस के अंदर लिखोगे, केजी के अंदर, ग्राम के अंदर, आप पाउंड के अंदर डिनोट करोगे। ठीक है ना, पाउंड के अंदर डिनोट करोगे। तो अलग अलग मात्रक हैं, अलग अलग पद्धतियों के अंदर जिनसे आप मास को डिनोट करते हो। तो अलग अलग मात्रक है जो आपको यहां पर आप एसआई यूनिट के अंदर, मतलब जो एमकेएस का व्युत्पन्न या फिर हम बोलते हैं कि एडवांस स्टेज है, जो एमकेएस यूनिट्स है उसी को आगे इंप्लीमेंट करके जो बनाया गया था उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि यहां पर आप केजी के अंदर डिनोट कर सकते हो, ग्राम के अंदर या फिर पाउंड के अंदर, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से आप मास को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सब मास के स्पेसिफिकेशन है कि मास अमाउंट ऑफ मैटर है, कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी चले जाओ, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, अलग अलग लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पर हमेशा सेम बना हुआ रहता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अलग अलग इसकी यूनिट्स हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये। अच्छा, अब वेट के लिए देखें तो वेट क्या है? वेट मतलब आप फोर्स कितना लगा रहे हो, एक्सर्ट फोर्स कितना कर रहे हो ऑन अर्थ सरफेस।
ऑन अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है कि अगर आप फोर्स की वैल्यू जो आप रिएक्शन वैल्यू है, मतलब एक्शन आप करोगे तो उसके रिएक्शन की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में इन फॉर्म ऑफ वेट आपको अचीव होती है। मतलब एक्चुअल के अंदर वेट क्या चीज है? वेट एक अपने आप के अंदर रिएक्शन फोर्स है। जैसे आप कमानी तुला पर, मतलब जो स्प्रिंग तुला है उस पर वेट मेजर करते हो, तो एक्चुअल के अंदर आप रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मेजर कर रहे हो, ना कि एक्चुअल के अंदर आपको वेट पता लग रहा है, आप रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मेजर कर रहे हो। तभी ये हमेशा किसके अंदर कैलकुलेट होता है? न्यूटन के अंदर कैलकुलेट करते हो। कि कब की बात कर रहा हूं? जब मैं एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूं। अच्छा, यही अगर आपका सीजीएस सिस्टम हो जाए तब डाइन के अंदर आप कैलकुलेट करोगे। 10⁵ के बराबर बोलते हैं अपन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर हेल्प करता है। अच्छा, अगर यही आपको एफपीएस में बोले तो पाउंडल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे आप। किसके अंदर? पाउंडल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे वेट को। अच्छा, वेट है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है क्या भाई? बिल्कुल डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन पोजीशन, डिपेंड ऑन पोजीशन, डिपेंड ऑन पोजीशन, मतलब कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इसके अंदर वैल्यू के अंदर भी डिफरेंस आएगा। कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, नेवर कांस्टेंट, नेवर कांस्टेंट। यहां पर मास के लिए तो हमने बोला था कि भाई कांस्टेंट बना हुआ रहता है। यहां पर अगर पोजीशन चेंज होती है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड अगर चेंज होता है तो वेट की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आएगा। इसके बारे में आगे डिस्क्राइब वे के अंदर भी अपन पढ़कर चलते हैं वेट के लिए, कि वेट है वो अपेरियंट वेट है या फिर एक्चुअल वेट है। लेकिन मास के लिए आप ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे कि एक्चुअल मास है या फिर अपेरियंट मास है। मास हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन वेट है वो आपका पोजीशन पर आपका डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी रखता है पोजीशन पर। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, चेंज इन लोकेशन होगी, तो ये अपने आप के अंदर डिफरेंस जनरेट करके आपके सामने आएगा। क्या ये जीरो हो सकता है? कैन बी, कैन, ये या वैल्यू जो है मास है वो अपने आप में जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट की वैल्यू तो भाई जीरो हो सकती है। जैसे अर्थ के सेंटर पर भी बोलूं मैं, क्यों? क्योंकि ये अपने आप के अंदर वैल्यू है, वेट की वैल्यू। आप मास है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लिकेशन करते हो, उस टाइम पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकल कर आता है दैट इज द वेट। अब यहां पर जैसे ही जी की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, डब्ल्यू की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, तो ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो। लेकिन मास है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अमाउंट कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर है। मास अपने आप के एनर्जी रखेगा अपने आप में, E बराबर mc²। मतलब कोई ना कोई मास है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास रख रहा है दैट मींस वो अपने आप के अंदर जीरो नहीं हुआ। लेकिन वेट की वैल्यू m इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे ही जी में डिफरेंस आएगा वेट में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, तो कैन बी जीरो। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वहीं हमने अगर लिखा मास के लिए तो अपने आप के अंदर स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। इसको फॉर्मूला के वे में समझते हैं। वेट को मास जनरल टर्म है, बेसिक टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उससे रिलेट करते हुए वेट पर इन डीप आपको स्टडी करनी है। अब वेट को मैं आगे इन डीप स्टडी करूं तो वेट के बारे में देखना। वेट के लिए मैंने क्या लिखा? फॉर्मूला। वेट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? W इज इक्वल टू एम इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन। मतलब W क्या है? W वेट है, W वेट है, M मास है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनका मल्टीप्लिकेशन है वो वेट निकल के आता है। अब जी की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आएगा। जैसे मैं बोलकर चलता हूं कि जी की वैल्यू मून पर अगर मैं वेट कैलकुलेट करूं, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा था कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होगा, डिपेंड करता है पोजीशन पर। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आपकी नहीं रहती, अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे आप अगर मून पर कैलकुलेट करना चाहो, वेट है वो मून पर कैलकुलेट करना चाहो, तो आपका अर्थ पर जितना वेट होता है उसका लगभग 1/6 वैल्यू रह जाती है। यहां पर अर्थ पर मान लो आपका वेट है वो 60 आप न्यूटन अप्लाई कर रहे हो फोर्स, अगर अर्थ की सरफेस पर, जो आप इन टर्म्स ऑफ वेट कैलकुलेट करते हो, न्यूटन के अंदर आप बताते हो। अगर यही आप मून की सरफेस पे जाओगे तो 1/6 वेट रह जाएगा आपका, ठीक है ना। 10 न्यूटन का फोर्स आप मून की सरफेस पर लगा रहे होगे। किस वजह से चेंज आया भैया? ये जी की वैल्यू में चेंज आने से हुआ। जी की वैल्यू चेंज कैसे होगी? देखना, जी जो आपके सामने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो gm/r² के इक्वल होता है, gm/r²। अब यहां पर अगर मैं g की वैल्यू देखना,
जी की वैल्यू में डिफरेंस कैसे आता है? ये जी की वैल्यू यहां पर मैं अगर अर्थ बोलकर चल रहा हूं तो इसके सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी है? 0 वैल्यू है। इसके सरफेस पर जो मैक्सिमम वैल्यू आप जो निकाल कर चलते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जीएम अपॉन में आर, अर्थ के लिए अगर आप रख देते हो वैल्यू, तो यहां पर मास आप अर्थ का रख देते हो, रेडियस भी अर्थ का रखते हो, तो यहां पर जी की वैल्यू आपके सामने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आती है, जो मैक्सिमम होती है अर्थ सरफेस पर। इससे लोअर और अप डायरेक्शन के अंदर जाने पर जी डैश की वैल्यू, अगर मैं जी बोलूं यहां पर डी डेप्थ पर अगर मैं बोलूं, तो जी डैश की वैल्यू आपके सामने डी डेप्थ पर जी 1 - डी बाई आर, मतलब जी से कम वैल्यू 9.8 से वैल्यू डाउन आती है आपकी। वहीं एच हाइट पर जी ऑफ एच कितनी होगी? जी 1 - 2h बाई आर, ये भी वैल्यू 9.8 से कम आएगी, मतलब कुछ ना कुछ डिफर करेगी। अगर अर्थ की रेडियस है, ये आर रेडियस है, मतलब 6400 किलोमीटर के कंपेयर के अंदर ये वैल्यू अगर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर एच हाइट पर जाने पर और डी डेप्थ पर जाने पर ये जी की वैल्यू के अंदर वेरिएशन आता है। इस वैल्यू की वेरिएशन की वजह से ही ये वैल्यू आपकी 1/6 रह जाती है मून की सरफेस पर। अब वेट के अंदर डिफरेंस आया भाई, वेट सेम नहीं रहा जो अपना स्टेटमेंट था। यहां पर हमने बोला कि वेट है वो अपने आप के अंदर डिपेंड पोजीशन पर करता है, जैसे ही लोकेशन, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड चेंज होता है तो वेट के अंदर डिफरेंस आएगा। वेट के अंदर डिफरेंस के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला काफी बार पूछ लिया जाता है, मून और अर्थ के लिए किस पर डिपेंडेंसी रखता है? कि प्लेनेट का मास क्या है, प्लेनेट की रेडियस क्या है। अगर आप 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस बोल रहे हो, दैट मींस आपने मास अर्थ का रखा है, वहां पर रेडियस अर्थ की रखी है, इस वजह से आप वैल्यू 9.8, काफी जगह पर आप 10 वैल्यू भी लेकर के चलते हो, दैट इज एक्सेलरेशन है। तो सिंपल सी बात है, यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। जो भी एक्सेलरेशन है, फिर वो ग्रेविटी के कारण हो, किसी भी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया हो, तो अपने आप के अंदर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी वजह से जो वैल्यू भी ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू लेकर के चलते हो। तो वेट के बारे में ये पॉइंट्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलने हैं। अच्छा, वेट के लिए अगर मैं आप जो यूनिट है, अगर आपको बोला जाए कि केजी वेट के अंदर यूनिट है, मान लो मैंने न्यूटन के अंदर बोला कि 1 न्यूटन है, वो 10⁵ डाइन के बराबर आप वेट के लिए बोलकर चलते हो। अच्छा, 1 केजी वेट आपको बोला जाए, 1 केजी वेट अगर बोला जाए तो कितने न्यूटन के बराबर है? दैट इज 9.81 न्यूटन के बराबर है। ये यूनिट्स आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल के अंदर हेल्प करेंगे कि आपको कन्वर्ट करना आता है या फिर नहीं आता है। ये कन्वर्जन आप जब साइंस की स्टडी करते हो, मतलब सीबीटी 1 के लिए करते हो, तब कन्वर्जन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हो वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर, तो यूनिट कन्वर्जन अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एरिया रखना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है ना। तो यूनिट कन्वर्जन अलग से, तभी जो मेजरमेंट यूनिट का आपका टॉपिक है उसमें भी अपन स्पेसिफिक वे के अंदर यूनिट कन्वर्जन अलग से लिख करके चलते हैं। जबकि सीबीटी 1 के अंदर आप अगर एएलपी के अंदर अपीयर होते हैं तो वहां पर यूनिट कन्वर्जन उतना बड़ा आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। वहां पर यूनिट कन्वर्जन से लगभग नए के बराबर पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आपको अलग से यूनिट कन्वर्जन भी आपको आप मेजरमेंट यूनिट के अंदर आपको कंप्लीट लिखाया गया है। और यहां पर भी अपना स्टडी करने का जो वे है वो हल्का सा डिफर करता है, इसी वजह से, क्योंकि यहां पर हाईलाइटेड एरिया है वो अलग रहता है। अब अच्छा, वेट को मैं आगे एक्सप्लेन करने जाऊं तो वेट को मैं डिफाइन करूंगा। देखना, वेट को इस वे के अंदर डिफाइन किया जाता है, दैट इज वेट, इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वेट को मैं, कि वेट का क्लासिफिकेशन है अगर ये अपेरियंट है या फिर आपके सामने एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट है या फिर अपेरियंट वेट है, एक्चुअल वेट है या फिर अपेरियंट वेट है, मतलब आभासी भार है। अब भार तो अपने आप के अंदर भार है, ये आभासी और वास्तविक कहां से आ गया? आभासी और वास्तविक कहां से निकल के आ गया भाई? भार तो भार है, W बराबर mg फोर्स आप जो डाउनवर्ड अर्थ की सरफेस पर लगा रहे हो वो भार आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन वो भार mg वेरिएशन दर्शाता है। यहां पर एक्चुअल के अंदर ये वैल्यू, आभासी जो वैल्यू है वो हो सकता है एक्चुअल से ज्यादा हो या एक्चुअल से कम हो। एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकती है ये वैल्यू, एक्चुअल से जो आपकी अपेरियंट वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है या फिर एक्चुअल से अपेरियंट वैल्यू कम भी हो सकती है। दोनों केस पॉसिबल है। दोनों केस कहां पर पॉसिबल है देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे लिफ्ट का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे लिफ्ट का मैं एग्जांपल लेता हूं, लिफ्ट के अंदर हम बात करें अगर, तो लिफ्ट अगर मान लो आपकी यहां पर कांस्टेंट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, मान करके चल लेता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर या कोई पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ है, तो इसका वेट कैसे लगेगा? हमेशा अट्रैक्ट करती है,
अर्थ अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर पर अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से अपन क्या बोलकर चलते हैं, अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू यहां पर 0, आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वजह से वेट भी जो अर्थ के सेंटर पर कितना होता है, mg की वैल्यू 0 होती है अर्थ के सेंटर पर, ठीक है ना। तो अपने सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करती है अर्थ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी लगेगा। तो यहां पर वेट है वो एक्शन फोर्स लगा उतना ही रिएक्शन आ जाएगा, तो mg अपने आप के अंदर रिएक्शन बन करके आएगा। तो w बराबर mg जितना है उतना एक्चुअल लगेगा। अब वेरिएशन कब आता है, वेरिएशन जब लिफ्ट मूव कर रही होती है उस टाइम पर वेरिएशन आता है। कैसे वेरिएशन आता है, मान लो यहां पर एक पर्सन है और लिफ्ट मान लो ए एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते टाइम पर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है, पर्सन वहीं पर है लिफ्ट के अंदर, तो उस टाइम पर जो आपका वेट निकल के आता है, तो एक्सेलरेशन जी है वो आपका जी प्लस ए बन जाता है। तो आपका वेट भी क्या होगा, एम इंटू जी, जी अपने आप के अंदर जी प्लस ए, ये एक्सेलरेशन और ऐड हो गया, ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। दैट मींस यहां पर आपको जी प्लस ए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वेट ज्यादा फील होगा आपको, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वेट ज्यादा फील होगा। वहीं पर अगर यहां पर आपके सामने मान लो यहां पर सन खड़ा हुआ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ में लिफ्ट मूव कर रही है, उस टाइम पर वेट है वो आपको एक्चुअल वेट से कम वेट फील होता है। तो ये एक्चुअल कितना था, m इंटू जी था, m इंटू जी से ये वैल्यू डिफर हुई क्या, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या वैल्यू है, ये अपेरिएंट वैल्यू है। मतलब आपको आभास होता है कि कम है या फिर ज्यादा है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो वहां पर आपका बायंट फोर्स हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो उसमें कम वेट आपको फील होगा। लेकिन यहां पर लिफ्ट के केस में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अपेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी एक्चुअल वैल्यू से डिफर करेगा। डिफर करने का मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ध्यान में रख के चलना चाहिए, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है तो आपको जितना वेट एक्चुअल है उससे ज्यादा आपको वेट फील होता है। ये वेट जो है वो कैसा है, अपेरिएंट वेट बोल करके चलते हैं। मतलब आपको आभास हो रहा है, आपको लग रहा है, किस वजह से, क्योंकि एक एडिशनल एक्सेलरेशन ऐड हो गया है, क्योंकि एक अलग बॉडी है जो एक्सेलरेट कर रही है, वो अलग से ऐड हो गया एक्सेलरेशन। इस वजह से जो भार है वो एक्चुअल भार से डिफर कर रहा है। तो एक्चुअल क्या है और अपेरिएंट क्या है, इसके बारे में आपको क्लियरिटी मिली होगी। देखना जिस हिसाब से ये जो लिफ्ट का एग्जांपल है उसी के आगे मैं फ्लूइड का एग्जांपल लूं, फ्लूइड का एग्जांपल लूं तो देखना फ्लूइड के अंदर मान लो यहां पर ये पानी है और एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबा दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहां पानी के अंदर डुबा दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास अपने आप के अंदर m है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा mg एक्ट करेगा। लेकिन यहां पर जैसे ही फ्लूइड के अंदर बॉडी गई, अदर देन वाटर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड आप मान करके चल सकते हो, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स एक्चुअल में क्या है, वो भी एक्चुअल में वेट ही है। इस वेट को अपन क्या बोलकर चलते हैं, रो ए इंटू वॉल्यूम आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, एफ बी, ये बायंट फोर्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बायंट फोर्स बोला जाता है। मतलब उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, रो आपके सामने और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये रो क्या है, जो आप फ्लूइड, मतलब यहां पर कौन सा वाला फ्लूइड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है ये रो किसके लिए है, फ्लूइड के लिए है। कौन सा फ्लूइड है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो, दैट इज रो ऑफ फ्लूइड जी इंटू वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, जिस बॉडी को डुबा रहे हो उसने वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, उसके बराबर बायंट फोर्स मिलता है। ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये m इंटू जी है। कैसे है m इंटू जी, देखना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, रो इंटू वी लिख सकता हूं। देखना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं मास लिख सकता हूं। दोनों तरफ जी का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, दोनों तरफ जी का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। m इंटू जी को आप क्या बोलकर चलते हो, वेट बोलकर चलते हो। तो रो इंटू जी इंटू वी भी क्या हुआ, वेट हुआ। तो ये वेट है, इस वेट के बराबर आपको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स मिलता है। दैट मींस ये mg भी वेट है, एफ भी बायंट फोर्स भी अपने आप के अंदर वेट की टर्म्स के अंदर हमने लिख लिया, रो इंटू जी इंटू वी। तो इतना वेट कम फील होगा आपको, मतलब एक्चुअल के अंदर जो वेट निकल के आएगा आपके पास में mg माइनस एफ भी वेट होगा। तो ये वेट कैसा हुआ, ये अपेरिएंट वेट कम हुआ, एक्चुअल वेट से कम वेट फील होता है आपको। ये इसी प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है आपको ध्यान में रखना चलना है। जो एक्चुअल वेट है और अपेरिएंट वेट है
वो डिफर कैसे करते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू एक्चुअल की और कम भी वैल्यू हो सकती है, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब कुछ डेंसिटी के बारे में मैं आपका डिस्कशन करता हूं जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर काफी हेल्प करती है। ये सभी पॉइंट्स है तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस के अंदर ही पूछे जाते हैं। डेंसिटी का हल्का सा डिस्कशन करते हैं। देखना डेंसिटी जो है, डेंसिटी, अब डेंसिटी भी आपको मैंने सिंपल फॉर्मूला भी पहले लिखा था। डेंसिटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास रख दिया, मतलब इतना पर्टिकुलर एक में अगर मीटर क्यूब का वॉल्यूम यहां पर लेता हूं तो इसके अंदर आपने कितना ज्यादा से ज्यादा मास रख दिया। अगर ज्यादा मास रख दिया दैट मींस डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कम मास रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, आपको दूर दूर मास रखा हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं, दैट टाइम अपन मास बोल करके चलेंगे। यहां पर काफी दूर दूर रखा हुआ है, वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मास काफी दूर दूर है, दैट मींस डेंसिटी डाउन आ जाएगी। तो डेंसिटी सिंपल डिफाइन कैसे करोगे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास रखा हुआ है दैट इज डिफाइंड एज डेंसिटी। अब डेंसिटी भी आपकी रिलेटिव टर्म के अंदर डिफाइन होती है। ये रिलेटिव टर्म क्या है अपने आप के अंदर देखना, डेंसिटी आइदर इट कैन बी से, आप बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर इसी को एक नया नाम भी दिया जाता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मींस विशिष्ट गुरुत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व। ठीक है ना, दोनों सेम टर्म है अपने आप के अंदर। कैसे डिफाइन करते हो आप कि मतलब कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को आप सिंपल मास अपॉन में वॉल्यूम के फॉर्म के अंदर लिखते हो। इसकी डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं, किसके वे में कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड मानकर कंपेयर करते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने माना, उसके कंपेयर के अंदर इसकी डेंसिटी क्या है। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या मानकर चलते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी को अपन स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अपन 1000 वैल्यू आप बोल करके चलते हो केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, तो वो वैल्यू आप अगर डिवाइड करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप डेंसिटी अगर डिफाइन करोगे तो वो अपने आप में क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी बोली जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी टर्म क्या है उसको आपको ध्यान में रखकर चलना है कि रिलेटिव डेंसिटी है वो डिफाइन किस वे के अंदर होती है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं दैट मींस द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी। तो ये वाटर के रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि फ्लूइड कितना डेंस है। तो इससे बेनिफिट क्या है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमने डिफाइन क्यों किया भाई रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी को हमने डिफाइन करने का हमारा पर्पस है कि मान लो मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा रिलेटिव डेंसिटी है दैट मींस ऑब्जेक्ट है वो पानी से ज्यादा डेंस है। अब पानी से ज्यादा डेंस है मतलब ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में आपने डुबाया तो वो सिंक कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा वहीं अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है दैट मींस उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, दैट मींस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा भाई, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, पानी के अंदर आप डुबाते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्ट आपको डेफिनेशन देती है कि वाटर के साथ में बिहेवियर कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आती है। इसी के साथ में एक जो क्वेश्चन जो आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर मेनली एएलपी में आपको पूछता है रिलेटिव डेंसिटी को एज ए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, देखना अगर मैं मान लो कोई भी एक डेफिनेशन लेता हूं, मान लो रिलेटिव डेंसिटी है मैंने डिफाइन की, मान लो 0.72 आपके सामने ग्राम पर सेंटीमीटर की मान लो सीजीएस यूनिट मैंने डिफाइन कर दी, ये आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। अब अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है 0.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब अगर आपने रिलेटिव डेंसिटी इस टर्म के अंदर डिफाइन की है कि ये वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की है, दैट मींस अगर आप इसको पानी के अंदर डुबाते हो तो 72% पार्ट इसका पानी के अंदर डूब जाएगा। 72%, 0.72 अगर रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है दैट मींस 72% पार्ट है इसका पानी के अंदर डूबा रहेगा, पानी में डूबा रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना, पानी में डूबेगा। और बाकी रिमेनिंग मान लो कितना परसेंट, 100% में से 28% है वो पार्ट आपका फ्लोट करेगा ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसके डाटा के बेस पर आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट है वो कितना पानी के अंदर रहेगा और कितना पानी के ऊपर रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो निकल करके आता है रिलेटिव डेंसिटी के लिए, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक जो ये आपको क्वेश्चन है ये एएलपी सीबीटी
टू ही आपका मेनली टारगेट करता है। इस वे के अंदर ही क्वेश्चन है वो डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि ये निमी पैटर्न में आपको दिए हुए हैं और एज इट इज निमी पैटर्न से ही, क्योंकि डिफरेंस यहां से जनरेट होता है कि सीबीटी 1 का जो अपना पेपर है वो मेनली अपना एनसीईआरटी टारगेट करता है, एनसीईआरटी टारगेट करता है, और लगभग एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वही एज इट इज आपने देखा होगा, भले से आपने आरआरबी की जो सीबीटी 1 की कोई भी एग्जाम दी हो, भले से जेई की एग्जाम हो, एएलपी की एग्जाम हो, सब में एनसीईआरटी, मैंने भी आपको एनसीईआरटी बेस बताया कि यहां से एज ए रेफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 के अंदर डिफरेंस जनरेट होता है, यहां पर एएलपी के अंदर आपको निमी पैटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो पढ़ने का अपना जो सीक्वेंस है वो भी उसी वे के अंदर होता है कि अपन अगर स्टडी कर रहे हैं मास, वेट और डेंसिटी की, तो इनके कंपैरिजन वे के अंदर स्टडी करना, रिलेटिव डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ना, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी फॉर्म के अंदर डिजाइन होते हैं। जैसे मैं आपके सामने चलिए एक क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी का एक पुट करता हूं, जो आपका प्रीवियसली पूछा भी गया है, जो आपका आपसे पुट किया गया है, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली लास्ट टाइम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इस वैरायटी के क्वेश्चन ही आपको पुट किए गए हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बताई है, इनके अराउंड ही आपको क्वेश्चन है वो डिजाइन करता है सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। तो हल्का सा डिफरेंस नो डाउट जनरेट होता है यहां पर। तो देखना क्वेश्चन, देखना किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि एक फ्लोटिंग क्यूबिक ब्लॉक है, उसके लिए डायमेंशंस आपको दी हुई है। कितनी डायमेंशंस है? 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है। मास आपको दिया हुआ है 600 ग्राम, आपको वेट है वो अपने आप के अंदर जो मास की वैल्यू है ग्राम के अंदर दी हुई है। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसकी भुजा दी हुई है। व्हाट परसेंट ऑफ क्यूब इज सबमर्ज इन वाटर, मतलब कितना भाग है वो पानी के अंदर डूबा रहेगा। अब ये अपने आप के अंदर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ये रिलेटिव डेंसिटी के रिगार्ड एप्लीकेशन बताया था उससे रिलेट करता है। अब डेंसिटी यहां पर अपने को जो मेजर करनी है, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? इसका वॉल्यूम मेजर करोगे, इसका वॉल्यूम मेजर करोगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अपन क्या बोल करके चलेंगे, यहां पर साइड कितनी है? a इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर हम वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a क्यूब। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पहले से बोला हुआ है क्यूबिक ब्लॉक है, तो इसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? भुजा का क्यूब, दैट मींस 10 का क्यूब, दैट मींस 1000 वैल्यू, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने आप के अंदर वॉल्यूम निकल कर आ गया, जो आपको क्यूबिक ब्लॉक दिया हुआ है उसका वॉल्यूम निकल करके आ गया। अच्छा, अब डेंसिटी देखना। डेंसिटी अगर हम फाइंड करने जाएं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास रखा हुआ है, दैट इज द डेंसिटी। अब डेंसिटी है वो क्या निकल करके आएगी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास कितना है? 600 ग्राम मास है विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर ग्राम में वैल्यू दी हुई है। यूनिट काफी इंपोर्टेंट रहती है, यूनिट कन्वर्जन इसी वजह से इन डीप आपको बताया जाता है। मेजरमेंट यूनिट भी अपन कवर करते हैं, तो आपको यूनिट कन्वर्जन अलग से सबके लिए, आप मास के लिए, आप लेंथ के लिए अलग से आपको कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन, एमकेएस को, सीजीएस को, एफपीएस को अलग से इसको हाईलाइटेड वे के अंदर अपन पढ़ करके चलते हैं सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है ना। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, कितना मास है ये ग्राम के अंदर, वॉल्यूम कितना है? 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके सामने कितनी निकल गई? 2 से 2 कैंसिल आउट, 0.6 आपके सामने, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आपके सामने डेंसिटी का निकल के आई। ग्राम आपका मास दिया हुआ था और सेंटीमीटर क्यूब अपनी वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, तो 0.6 आपके सामने डेंसिटी निकल के आई। अब बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्यों डिफाइन कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ, कितना पार्ट है वो सबमर्ज है, कितना पार्ट डूबा हुआ है। इसको कैसे डिफाइन करोगे भाई? इसको डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है, तो रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी मैंने कहा था फ्लूइड की डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहां क्या दिया गया है? वाटर में कितना डूबेगा, तो रिलेटिव डेंसिटी यहां से कनेक्ट करेगी। अब रिलेटिव डेंसिटी कैसे कनेक्ट करेगी? ध्यान में रखना, रिलेटिव डेंसिटी जो है, अगर हम इसके लिए रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने जाएं तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 0.6 है। नेक्स्ट आपको डेंसिटी वाटर के लिए किसके अंदर है? सीजीएस यूनिट के अंदर कितनी हुई? 1.0, ठीक है ना। 1 अपन जो बोलकर चलेंगे दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो 1 वैल्यू लेकर के चलेंगे। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई? दैट इज आपके सामने 6 जो वैल्यू निकल के आती है यहां पर अपने आप में 0.6 जो वैल्यू है, मतलब 0.6 बाई 1 वैल्यू, दैट मींस 0.6 रिलेटिव डेंसिटी निकल के आई। 0.6 रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या है? क्या बताया था आपको रिलेटिव डेंसिटी में? अगर 0.72 दिया हुआ है, दैट मींस यहां पर क्या मतलब है? 72% पार्ट है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, 28% मतलब 100 - 72 पार्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। अब क्वेश्चन इसको आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, इस क्वेश्चन को
इस टाइप से भी लिखा जा सकता था कि कितना पार्ट है वो पानी के ऊपर तैरेगा। दैट मींस उस टाइम पर आप आंसर क्या करते, 40% पार्ट है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यहां पर कितना है, कितना हिस्सा पानी में डूबा रहेगा, दैट मींस 60%। और आपको ऑप्शन भी दोनों दिए जाएंगे, 60-40 दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कितना पार्ट पानी के अंदर डूबा रहेगा, वही पूछता कितना पार्ट है वो फ्लोट करेगा, उस टाइम पर आप आंसर क्या करते हैं, दैट इज 40%। ठीक है, दैट इज 40%। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहां पर। रिलेटिव डेंसिटी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इस टाइप की जो वैरायटी है सबसे ज्यादा पुट की जाती है आपको इसी वे के अंदर। जो आपको वेट है, ये एक मैंने एज ए एग्जांपल आपके सामने लिया है रिलेटिव डेंसिटी का, लेकिन कंप्लीट टॉपिक के अंदर भले से हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी बोले तो वहां से भी आपको प्रैक्टिकल वे के अंदर, मतलब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं पूछेगा कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसका स्टेटमेंट नहीं पूछने जाएगा। आपको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया है उस वे के अंदर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। मतलब सेम थ्योरी होने के बाद में भी जो टारगेटेड एग्जाम है उसके वे में अलग अलग क्वेश्चन है वो फॉर्म होते हैं। कोई भी आपके एग्जाम में आपने देखा होगा सेम टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेशन है उसकी, आपकी जो पैटर्न है वो चेंज होते ही आपका पूरा सिनेरियो है एग्जाम का वो चेंज हो जाता है। तो यही डिफरेंस है, वो सीबीटी 2 और सीबीटी 1 की जो आपकी साइंस है उसमें डिफरेंस जनरेट होता है। मतलब फिजिक्स को हम सेम वे में बोलें कि भाई आपकी जनरल साइंस वाली फिजिक्स है और यहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर है। थ्योरेटिकल मैटर स्लाइटली डिफरेंट करता है लेकिन जो अप्रोच है, जो आपका हाईलाइटेड एरिया में बोलूं, वो डिफर करता है। ये आपने फील भी किया होगा कि सीबीटी 1 में आप किस पैटर्न पर पढ़ रहे थे और यहां पर जो मैंने आपको पैटर्न बताया है ये आपको इतना नेसेसरी था नहीं उस टाइम पर कि आपको रिलेटिव डेंसिटी को इन डीप बताया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं करता है सीबीटी 1 के अंदर। लेकिन निमी पैटर्न है वो स्पेसिफिक इन पर फोकस करता है, तो अपना टारगेटेड एरिया भी बदल जाता है कि पैटर्न किस वे में पूछा जाएगा उसी वे के अंदर अपन स्टडी करें। आई चीज समझ में? तो ये रोल है, आपको समझना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके फॉर्म के अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया मास, वेट और डेंसिटी कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है ना, किस वे के अंदर पढ़ना है। ये कंप्लीट हमने जो एक टॉपिक है उसको डिस्कस किया। मतलब एएलपी सीबीटी 2 के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है। ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अकेला जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन कवर कर लेता है। मतलब 100 में से अगर 50% पार्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, लगभग आउट ऑफ 50 क्वेश्चन है, मतलब 100 में से पार्ट ए की बात कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन लगभग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कवर कर लेता है, जिसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी वाला आपका टॉपिक है। ये सारे कंप्लीट टॉपिक मिलकर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें अकेला बेसिक साइंस के अंदर आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वहां से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वो कवर हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक मैंने आपको बताया मास, वेट एंड डेंसिटी किस वे के अंदर पूछा जाता है, थ्योरी किस वे के अंदर पढ़नी है आपको। तो या तो आप निमी पैटर्न, लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी जो भी कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट निमी आपकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक टॉपिक आपको कंप्लीट रिवाइज करके आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस वे के अंदर टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अपने कंप्लीट लगभग थ्योरी है उसका डिस्कशन किया, मास, वेट और डेंसिटी का, ठीक है ना। तो इस वे के अंदर आपको चीजों को समझना है, सारी टर्म्स को समझना है कि किस वे के अंदर आपको पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या होगा। इस वे के अंदर आपको कंप्लीट 1 बाय 1 टॉपिक्स को पढ़ना है। अच्छा, अगर आप टाइमिंग का आपका इश्यू है कि मतलब कुछ जो पर्सन है जो अपना साथ में वर्किंग के साथ में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको कोर्स के लिए पहले ही बता चुका हूं कि जो अपना कोर्स है उसके अंदर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन ही पहले कवर कर रहे हैं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमने मेजरमेंट यूनिट पहले कवर कर लिया, मास, वेट, डेंसिटी हमने कवर कर लिया, आपका मोशन एंड वेलोसिटी वाला चैप्टर है उसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अपना पैटर्न क्या है यहां पर, जो अपना कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसके अंदर सबसे पहले तो अपन कंप्लीट थ्योरी कवर की है, ठीक है। सबसे पहले तो कंप्लीट थ्योरी है उसको कवर किया हमने। उसके बाद में सेम उसी टॉपिक पर सेम टाइम पर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए जो पिछले सालों में आए हुए हैं और रिलेटेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपके आ सकते हैं, वहीं पर सेम टाइम पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। तो लगभग सारा आपका पैर पोर्शन है वो लगभग कवर हो जा रहा है। तो यहां पर हमने जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है उसका आपको कंप्यूटर लगभग आपकी जो कंप्लीट करवा दी गई है,
इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो लगभग आपका कंप्लीट अपलोडेड हो चुका है। यहां पर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया कि अपन थर्ड टॉपिक जो आपका मोशन एंड वेलोसिटी है उसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब रिमेनिंग आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है और लास्ट के अंदर आपका हेल्थ एंड सेफ्टी वाला पार्ट है। तो लगभग 50% पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन रिकॉर्डेड या फिर आपका भले से आपके सामने लाइव हो, आप रिकॉर्ड होने के बाद में भी आपके सामने फैसिलिटी है कि मतलब टेलीग्राम पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इतना बिगर इश्यू नहीं है जो आप रिकॉर्डेड है, क्योंकि अभी आपके जो लेक्चर्स हैं जस्ट अभी फ्रेश लेक्चर्स हैं सारे, जो आपके रिकॉर्डेड भी हैं अभी जो जस्ट टाइमिंग के अंदर आपके कंप्लीट हुए हैं लेक्चर। तो जिन्हीं जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनरोल नहीं किया है अभी तक भी, तो वो अब इनरोल कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा डिले ना हो, आपको नेक्स्ट वैकेंसीज का वेट ना करना पड़े कि अगली बार आएगी, इससे अगली बार आएगी। ये आपको माइंडसेट नहीं बनाना है। जिनको भी सीबीटी 1 लग रहा है, बढ़िया स्कोर किया है, उनको फटाफट से अपना सीबीटी 2 के प्रिपरेशन के अंदर लग जाना है, क्योंकि यहां पर पार्ट ए है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपका सीबीएटी टेस्ट है वहां पर आपका एग्जीक्यूट होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बने, वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट अगर इनरोल नहीं किया है तो वो अपना कोर्स से कवर करेंगे। जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर बता दिया कि किस वे में आपको स्टडी करना है, और आपको जो पैटर्न है वो निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एज इट इज पूछता है वहां से, एज इट इज पूछता है। जैसे मैंने आपको मास वेट एंड डेंसिटी का भी आपको कंप्लीट डिस्कशन किया, ये आपका एज इट इज निमी पैटर्न के अंदर जैसा लिखा हुआ है एग्जीक्यूट किया है वो सेम यहां पर आपके सामने है। ठीक है ना। तो अपना रेफरेंस आपको चेंज करना है, मतलब एनसीईआरटी के रेफरेंस को स्लाइटली जो आपको स्लाइड करके चलना है, निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना है। जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है ना। और बाकी कोर्स के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो आपकी थ्योरी है, टॉपिक वाइज सेशन है, पीडीएफ जो आपकी जैसे पैनल का पीडीएफ मैंने यहां पर लिखा है। अच्छा, यहां पर बाइलैंग्वेज चल रहा है अपना, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो यहां तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के वे में बताया है, लेकिन जो अपनी क्लासेस चल रही हैं वहां पर आपको स्टेटमेंट भी एज इट इज लिखाए जा रहे हैं, और स्टेटमेंट भी पहले अपने इंग्लिश का और हिंदी का दोनों बाइलैंग्वेज लेकर के चल रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, मार्क करना। जो अपना कोर्स है उसके अंदर अपन बाइलैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ के अंदर। ठीक है ना। तो कंप्लीट पैटर्न ही आप चाहे भले से फॉर्मूला हो, आपको वेट जहां पर भी लिखा गया है वहां साथ के अंदर हमने बाहर भी लिखा है, जहां मास लिखा हुआ है वहां पर द्रव्यमान भी साथ के अंदर लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज का बैरियर तो आप हटा ही दो, भले से आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइलैंग्वेज आपका जो अपना कंप्लीट ये कोर्स है बाइलैंग्वेज है। ठीक है ना। तो बाइलैंग्वेज है और एक कॉन्सेप्ट के बेस पर क्लियरिटी है, और साथ में अंदर अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस है, थ्योरी अपनी जितना आपका एग्जाम एकदम स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम की स्पेसिफिक जो आपकी थ्योरी है वो आपको करवाई जा रही है। तो लगभग आप मान करके चल रहे हो, आप मानकर चल सकते हो कि भाई लगभग आपका जो यहां पर जो कोर्स है उसके अंदर टारगेट 50 आउट ऑफ 50 रहने वाला अपना। ठीक है ना। बाकी अदर देन आपका जो पैटर्न रहेगा दैट इज मैथ वाला जो पोर्शन है उसको आप जो स्टडी करने जाएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो अपने 5 टॉपिक हैं उनका आपका जो कोर्स है, जो भी इनरोल नहीं हुए हैं, तो बाद में क्योंकि आप लास्ट टाइम पर बोलते हो कि भाई अभी 5 दिन या 10 दिन बचे हुए हैं, तो उस टाइम पर कोई गोल तो है नहीं स्पेसिफिक कि आपको ये बना करके दे दिया इसके आपको जस्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। लगभग आपको तैयारी है वो अपना कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो एंड टाइम की हड़बड़ाहट से पहले फटाफट से जिन्होंने इनरोल नहीं किया है, जो कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं, उनको कोर्स परचेज करना चाहिए कंपलसरी वे के अंदर, ताकि आप अगली वैकेंसीज का वेट ना करें। ठीक है ना। और यहां पर जो मैंने आपको लिख कर दिया है वो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं लगभग चीजें भेज देता हूं आपको, लेकिन यहां पर तो आपको एक्सप्लेन किया गया, तो इसका तो इतना नीड नहीं होगा चीजों का, लगभग आपको चीजें समझाई हैं, तो इनको तो आप जो है अपना रिवाइज ही करें यहां से। ठीक है ना। इसको तो भेजने का शायद नीड भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को फिर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो अपना स्टडी पर आपको ओरिएंटेड रहना है, अपनी स्पेसिफिक स्टडी है उसको टारगेट करते हुए कि अगली वैकेंसीज आएंगी, उससे अगली वैकेंसीज आएंगी, ये माइंड सेट है उसको साइड में रखना है। ठीक ना। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।